हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। सो दोस्तों, इडुटीरिया का हमारा वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट सब चल रहा है। तीसरा प्रैक्टिस सेट आज सुबह में मैंने 12 बजे के आसपास अपलोड कर दिया था। अभी चौथा नंबर सेट मैं लेके हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ इसमें जो कट ऑफ दिया गया उसको आप लोग डेफिनेटली क्रॉस कर जाएंगे। तो चलिए सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी जानकारी दे दूँ। देखिए, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए मिशन कॉम्पिटिशन के द्वारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया गया है। पेड टेलीग्राम चैनल है ये। इसका खासियत ये होगा, ये एक तरीके से क्रैश कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पूरा दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे हर रोज़, जिसमें 2-3 बुक्स ही आपको रेकमेंड किए जाएंगे। लाइक लूसेंट या क्राउन आप कुछ भी ले सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगजीन ले सकते हो, उसके अलावा साइंस के लिए एक किताब बताई जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने बीपीएससी के लिए और अदर सेवरल एग्जाम्स के लिए जो मैंने ये प्रिपेयर किया है, जो कि दरोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए तो मोर देन इनफ होगा, वो वाला सारा नोट्स आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स, ये जो इडुटीरिया का जो ये वॉल्यूम 2 है, इसका फुल बुक का जो है पीडीएफ प्रैक्टिस सेट का पूरा बुक ही डाल दिया गया ग्रुप में। तो आप लोग जब ग्रुप ज्वाइन करें आपको पूरा पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। वीकली टेस्ट होगा, जो डेली टारगेट्स दिए जाते हैं उसका वीकली टेस्ट होगा। अगर आप लोग ये सब का लाभ उठाना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। घबराइएगा नहीं, 399 प्राइस नहीं है, प्राइस है 249। ठीक है, तो आप लोग इतना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आता है हमारा सेट नंबर 4 और इसको मैं कर लेता हूँ आपके लिए जूम। चलिए, परफेक्ट। पहला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? इन्होंने ये बम फेंका था, देखिएगा, 8 अप्रैल 1929 में इन दोनों ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका था। ठीक है, उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, उस समय अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना, कि जिस समय सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा, उस समय वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? प्रार्थना समाज की अगर हम बात कर ले, इसकी स्थापना की, ठीक है, तो देखिएगा 1867 में पहले जान लीजिए स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? केशव चंद्र सेन के संयोग से आत्मरंग पांडुरंगा ने करा था। ठीक है ना, तो सहयोग की बात बोल रहा है तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, डी वाला करेक्ट होगा। 3 देखिएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? संगीत पर पाबंदी की बात हो रही है, किस के टाइम में लगाई गई थी? ठीक है, देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगज़ेब के टाइम में। बाय द वे मैं आपको बता दूं, औरंगज़ेब जो है अपने टाइम का बड़ा ही एक मंझा हुआ गिटारिस्ट था और काफ़ी ज़्यादा ही ये पारंगत था वाद्य यंत्र बजाने में, लेकिन फिर भी इसने बैन लगाया हुआ था। नंबर 4 देखिएगा, लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया? देखिए, ये हीरा महल जो है ना, बहादुर शाह जफ़र के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफ़र का कार्यकाल की बात कर लें तो देखिएगा 1837 से लेके 1857 तक इसका कार्यकाल रहा था। 5, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था, देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। क्लियर, हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। नंबर 6 देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लें, ढाका में हुआ था। अच्छा, कब हुआ था? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो सेकंड था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड, LM2 लिख लीजिए। नंबर 7, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कह के संबोधित किया था? ये संबोधन दिया था, देखिए, डिज़रायली ने। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिज़रायली ने ये संबोधन दिया था। ठीक है, और देखिएगा BD सावरकर जो हैं, है ना, BD सावरकर ने क्या बोला था? तो BD सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। 8 देखिएगा, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही नहीं है, ताना भगत, अली मुस्लियार, ये गलत है। देखिए, ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ था, पहले तो ये जान लीजिए, है ना। और जो कि अभी जो ये ताना भगत जो विद्रोह हुआ था जिस रीजन में, वो अभी करेंटली झारखंड में पड़ता है, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने करा था, अली मुस्लियार नहीं। 9, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ के किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष देखिएगा,
वर्गाकार एवं आयताकार प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं नंबर 10, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है। देखिए वैदिक सिद्धांत के अनुसार की बात हो रही है, तो इसमें गलत क्या है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, ये गलत बात कही गई है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण या पुजारी की उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुआ है, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पुरुषों के पाँव से हुई है। ये वैदिक मान्यता के अनुसार बोला जाता है। 11, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था। अशोक ने जो नियुक्त किया था वो था, देखिएगा, धम्म महामात्र। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। अभी रिसेंटली इसको संसद में स्थापित किया गया है ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहा था। तो संगोल जो है, ध्यान रखिएगा, ये जुड़ा हुआ था चोल वंश से। बी करेक्ट हो जाएगा 12 का। 13 देखते हैं, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। देखिए बहुत फेमस था उस समय, हैदराबाद का विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 1948 की बात है ये, है ना। 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने का उद्देश्य चलाया गया था और ये सैन्य अभियान के द्वारा इसको मिलाया गया था। 14, स्वाली का युद्ध अंग्रेज एवं किसके मध्य हुई थी। तो स्वाली का जो युद्ध है, ये देखिए अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था, 1612 में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगालियों में हुआ था और ये एक नौसैनिक युद्ध था। 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। देखिएगा, हंटर आयोग का गठन जो है, ये सबसे मेनली गठन हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल के दिन, सबको मालूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए गोदावरी रिवर मूसी, ये गड़बड़ है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी नदी और इसकी सहायक नदी मूसी नहीं है ना। भीम, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घंटप्रभा तथा अलप्रभा कृष्णा की सहायक नदियां हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्लियर। गोदावरी का पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता, मंजरी, पूर्णा, वर्धा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। 17, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। देखिए पृथ्वी जब घूमता है तो इनमें से देखिएगा ऋतु परिवर्तन, ये इसका प्रभाव नहीं है। पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इस कारण दिन या रात होता है, पवनों का विक्षोभन और कोरोलिस जो फोर्स है, ये इसका उत्पत्ति होता है। लेकिन ऋतु का जो परिवर्तन है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिक्रमण के कारण होता है, परिभ्रमण के कारण नहीं होता है। ठीक है, चलिए, घूर्णन के कारण नहीं होता है। 18 देखते हैं हम लोग। नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो खमसीन की बात कर लें, देखिएगा ये मिस्र की जो है स्थानीय पवन है। 19, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखिए शीतोष्ण शंकुधारी वनों का आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इसका फैलाव मिलेगा। 20 देखिएगा, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जो है, ये देखिएगा वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी, इसकी अवस्थिति आपको मिलेगा। 21 देखिएगा, निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचान करना है। सही पश्चिम से पूर्व क्रम में जो पहचान की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले देखिएगा आ जाएगा सिपकिला दर्रा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा लिपुलेख दर्रा, फिर आ जाएगा नाथुला और फिर बोमडिला। तो सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 22 देखिएगा, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, किसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल देखिएगा अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी कि जैसे मौसम चेंज होता है फिर वो अपना आवास भी चेंज करते हैं। तो भूटिया जनजाति जो है ये ऋतु प्रवास किया करते हैं, ये मेनली सिक्किम में जो है इनकी अवस्थिति आपको मिलेगी। ठीक है। 24, आम्र वर्षा यानी जिसको हम लोग मैंगो सावर कहते हैं, किससे रिलेटेड है। देखिए मैंगो सावर जो है ये आम के फसलों से इसका संबंध है, आम्र वर्षा, और बेसिकली ये कर्नाटक और केरला में होता है। ठीक है, कर्नाटका एंड केरला में ये मैंगो सावर होता है। 25, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये फसल होती है देखिए
उड़द की फसल, है ना, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम बात कर ले, देखिए अंतिम वस्तु की बिक्री, ये मेनली इसमें ऐड रहता है। 26 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 27, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। नियम जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये नियम है देखिए जेबी से का बाजार नियम से, ए करेक्ट होगा। 28, खुसरो समिति का संबंध किससे है? देखिए खुसरो समिति की बात कर ले तो खुसरो समिति का जो संबंध है, ये संबंध कृषि साख से रिलेटेड है, खुसरो समिति, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीके में कौन शामिल है? साख नियंत्रण तरीके में देखिए बैंक नीति दर शामिल है, नैतिक प्रभाव की नीति शामिल है, खुले बाजार की क्रिया शामिल है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। 30, गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंधित लक्कड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? लक्कड़वाला समिति की अगर हम बात कर लें, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? देखिए करेक्ट हो जाएगा 1993 में इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आगे बढ़ते हम लोग। 31 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, अधिकार पुच्छा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए अधिकार पुच्छा जो है ये ध्यान रखिएगा ऑप्शंस में से कोई भी नहीं होगा। अधिकार पुच्छा की बात कर लें तो ये न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है ना। रीट बेसिकली हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो उसका गार्जियन कौन होता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना, माननीय उच्च न्यायालय। तो उनके पास हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए रीट का एक अधिकार होता है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत इनके पास होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर देखते हैं, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके संबंध में सही कथन नहीं है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे वोटिंग का भी राइट नहीं होता है। 33 देखिए, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए धन का समान वितरण जो है ये अनुच्छेद 39 ख के अंतर्गत इसका वर्णन आपको मिलेगा, ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिएगा, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? देखिएगा भारतीय नागरिकता जो है इसको कुल मिला के 5 तरीकों से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, या देशीयकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण द्वारा, या भूमि विस्तार के द्वारा। तो ये 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 35 देखिएगा, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिएगा ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है ना, संघीय व्यवस्था। 36, श्रमिक एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो श्रमिक और फौजदारी की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ये देखिए समवर्ती सूची, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। नंबर 37 देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो देखिएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और सदन की कार्रवाई में यह भाग लेकिन ले सकता है, और वो वोटिंग नहीं कर सकता है, उसमें टाइम आने पे बोल भी सकता है वो। 38 देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं, देखिएगा डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें, संविधान में आर्टिकल 93 के तहत इनके शपथ की बातें करी गई हैं, और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी सवाल है। तो कभी भी लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो एज अ मेंबर शपथ लेते हैं, ना कि स्पीकर के रूप में। 39 देखिएगा, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्यों की संख्या की बात कर लें, देखिए कुल मिला के 3 है। 40 देखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? देखिए गलत वरीयता क्रम की अगर हम बात कर लें, है ना, तो इसमें गलत जो वरीयता क्रम जो है, ठीक है, कोई भी नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं अपने अपने राज्यों में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश,
और कैबिनेट मंत्री वगैरह, ये सब जो है सही वरीयता क्रम होता है। येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? देखिए येलो बुक जो है ये फ्रांस का जो है ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज है। 42, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो टोटल मिला के देखिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 1945 की ये बात है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। 43, वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी कमांड की बात कर ले हम लोग, इसका मुख्यालय भैया देखिए न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 44, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राधा रेड्डी का संबंध जो है देखिएगा कुचिपुड़ी से इनका रिलेशन है। 45, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति रॉय को मान बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था या दिया गया था? ठीक है, तो भैया ये अवार्ड जो इनको मिला था इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। इनको ये अवार्ड मिला था 1969 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 46 देखिएगा, पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये देखिए तेलंगाना में ये स्थित है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य। 47, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इस बुक का पहली बार प्रकाशन जो है देखिए 1964 में रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया था, इसका पहला प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है पशु पक्षियों के बारे में, ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाती है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है। चलिए नंबर 48, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। देखिए इसमें परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है ये परिवर्तन होते होते, ये करेक्ट होगा। 49, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। 50 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सही सुमेलित नहीं की बात कर ले, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल ही गलत है। कंचनजंगा जो है आपको मिलेगा कहाँ पे? सिक्किम में ये आपको मिलेगा। 51, हृदय मांसपेशियों को क्या कहते हैं? देखिए हृदय के जो मांसपेशी हैं इनको मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम। कार्डियम मतलब बेसिकली ये हार्ट से रिलेटेड वर्ड है, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। एंडोकार्डियम भी है लेकिन यहाँ पे मायोकार्डियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 52, प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन पीएनएफ तकनीक किससे संबंधित है? देखिए शरीर का लचीलापन से इसका संबंध है। 53, निम्नलिखित में से कौन सा वसा फैट में जो है इनमें से कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील है? देखिए फैट में घुलनशील की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो वो है विटामिन बी, है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए फैट में जो घुलनशील विटामिन है उसके लिए एक ट्रिक है, KEDA, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कीडा, विटामिन KEDA, ठीक है। ये फैट में डिज़ोल्व है, घुलनशील है, ठीक है। और इनके अलावा जो बच जाता है विटामिन वो फैट में डिज़ोल्वेबल नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। तो फैट में कौन कौन सा डिज़ोल्वेबल नहीं है? तो पानी में ये घुलनशील है, बी है, और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है, ये सब जान लीजिए। 54 देखिए, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? ये वर्गीकृत की जाती हैं देखिए परिमाण और आकार के ऊपर में। 55, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है, यानी कि शरीर के प्रोटेक्शन का कार्य करता है? वो ऊतक होता है देखिए एप्थिलीमिया ऊतक, ठीक है। एप्थिलीमिया टिश्यू बेसिकली शरीर का प्रोटेक्शन का काम करता है ना। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए इन ऊतकों का डेवलपमेंट होता है, और यह ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढके रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 56, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो पौधों में जो हार्मोन का संचार होता है वो होता है देखिए ऑक्सीन हार्मोन, इसी वजह से ये जिधर से प्रकाश आता है उधर इनका झुकाव हो जाता है। 57 देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? सत्य कथन है। सत्य कथन, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, तो डी हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। 58 देखिएगा, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है ना। टेरिडोफाइटा ये किस पौधे के उदाहरण हैं?
ये उदाहरण देखिए, मर्सीलिया एवं फर्न पौधों के उदाहरण है, बी करेक्ट होगा। 59, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत क्या है? देखिए लाइपेज नामक जो एंजाइम है, इनके स्रोतों की बात कर लें तो इनमें से कोई भी जो है इनका स्रोत नहीं है, वेल ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरफ की ग्रंथि है और इसी से निकलने वाले अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो लाइपेज नामक एंजाइम इसी से निकलता है। 60, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे क्या कहते हैं? इसे देखिए सहजीविता कहते हैं हम लोग। 61, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज की बात कर लें, इनमें से देखिए कोबाल्ट जो है हमारा बिल्कुल ही अलौह धात्विक खनिज है, ठीक है। 62, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिक विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला कौन सा तत्व है? देखिए इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और जैसे इसमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम बेसिकली इन सब का इस्तेमाल होता है। 63, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाते हैं? देखिए उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, राइट, बी करेक्ट होगा। 64, सोना यानी गोल्ड को घोला जा सकता है किसके अंदर में? देखिए इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है, सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसको एक्वा रीजिया भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? एक्वा रीजिया, ठीक है। चलिए 65, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। एक जेटा बराबर कितना होता है? देखिए एक जेटा जो है ये बराबर होता है 10⁻21 के, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 67, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? अचानक जो वृद्धि होती है वो बताता है कि अत्यंत शुष्क मौसम होगा, सूखा मौसम होगा, ठीक है, क्लियर। अचानक गिरना, बैरोमीटर में जो पठनांक होता है वो अचानक इसमें गिरता है, धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे उठता है, अचानक फिर उठता है, तो बेसिकली ये होता है। अगर अचानक गिरता है यानी आंधी तूफान आएगा, अचानक मतलब धीरे धीरे गिर रहा है यानी बारिश होने की संभावना रहता है, धीरे धीरे उठ रहा है यानी कि दिन साफ रहेगा बिल्कुल ही, और अचानक उठता है यानी कि बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम होगा। 68 देखिएगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? इसका उपचार अवतल लेंस के द्वारा हो सकता है। 69 देखते हैं हम लोग, देखिएगा इंद्रधनुष के कारण, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष होने का जो कारण है वो परावर्तन और अपवर्तन है, ठीक है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष का निर्माण परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, ये भी जान लीजिए, ये 2 प्रकार का इंद्रधनुष होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला टाइप जिसको प्राइमरी इंद्रधनुष बोला जाता है, जब वर्षा के बूंदों का आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपरिवर्तित और 1 बार परिवर्तित होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें जो है रेड कलर, लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी अंदर की ओर होता है। अब सेकेंडरी जो इंद्रधनुष बनता है उसमें जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन हो तब जो है 2 बार परिवर्तन होता है और इसी को द्वितीय इंद्रधनुष कहा जाता है। 70, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित नहीं है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टाइन ने दिया था, ये गड़बड़ है ना। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था, ठीक है। चलिए 71 देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? देखिए इसको क्या नाम दिया गया, अगर इसकी हम बात कर लें, इसको बोला गया सप्तऋषि योजना। 72, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित या अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो अनुमान लगाया गया है, देखिए 5.9% अनुमान लगाया गया है। 73 देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा? तो व्यापार में जो आयात की बात कर ले, देखिएगा 551.7 बिलियन डॉलर का आयात रहा था। 74, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? देखिए सबसे ज़्यादा एफडीआई की बात कर लें,
ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। 74 का भी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 75 जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या जिस जाति की है वो है, देखिए, यादव जाति की, है ना। यादव जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से है। इनकी संख्या 14.26% बिहार में है, सबसे ज़्यादा। 76 दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो इस तूफान का नामकरण देखिए यूएई के द्वारा हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। 77 G20 शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ? ये देखिए उदयपुर के अंदर में हुआ था। कहाँ? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 देखिएगा, कोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन सी है? तो कोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माण किसने करा है? देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये करा गया है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 79 वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? इसको देखिएगा LVM-3M3 रॉकेट के द्वारा इसको कक्षा में स्थापित किया गया था। 80 निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? इसका शुरुआत हुआ है, देखिए, इंडियन फोर्सेस के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा इसका ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को हेल्प करना। 81 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य अपना है मध्य प्रदेश। 82 रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य, ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में है। ठीक है। 83 देखिए, मैनग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये देखिएगा अभी रिसेंटली ही ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ है। 84 अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के किस देश के साथ किया गया है? तो ये हुआ, देखिएगा, मैक्सिको के साथ। बी करेक्ट होगा। 85 वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? देखिए करेंटली नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर लें तो डॉक्टर सुमन के बेरी जी हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम जी हैं, VR सुब्रमण्यम। ठीक है। 86 शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर लें, वे 7 बार लोकसभा सदस्य रहे थे, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वे जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इनमें से सभी के सभी सही हैं। 87 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए इसमें भारत के स्थान की बात कर लें, चौथा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है, फिर भूटान, अमेरिका तथा भूटान है, और अंतिम स्थान में माफ़ कीजिएगा भूटान, और पहले स्थान पर अमेरिका है। राइट। 88 हाल ही में किस राज्य से संबंधित गोमाचा गमछा को GI टैग दिया गया है? ये GI टैग देखिएगा असम के जो है इस प्रोडक्ट को दिया गया है। 89 देखते हैं हम लोग। 89 में देखिएगा फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें भारतीय महिलाओं की जो नंबर है वो है टोटल 6। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। निर्मला सीतारमन, इनको 36वां पोजीशन, यानी भारत में पहले ही ये। फिर रोशनी नदार मल्होत्रा, फिर माधवी पुरी बुच, उसके बाद शोभा मंडल, फिर किरण मजुमदार और फिर फाल्गुनी नायर। ये 6 महिलाएं हैं और इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लियोन को शामिल किया गया है, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष हैं। 90 देखिएगा, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए टोटल 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। श्री बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इनको ये मिला है। फिर जाकिर हुसैन, श्री MS कृष्णा जी को मिला है। श्री दिलीप महानबलिस को मिला है मरणोपरांत। श्री श्रीनिवास वर्धन को मिला है, और फिर श्री मुलायम सिंह यादव को मिला है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। 91 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? देखिएगा इसमें सोथियारा छिम, बर्नाडिट जे मैड्रिड और तदासी हटोरी, इन सबको सम्मानित किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? अगर इसकी हम बात कर लें, ठीक है, देखिएगा इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। 93, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है, देखिएगा, CBSE के द्वारा। 94, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के राइटर हैं मेघनाद देसाई जी, बी करेक्ट हो जाएगा। 95, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना देखिएगा कहाँ हुई है, तो पुणे के अंदर में हुई है। 96, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ये देखिएगा 728 होगा। 97, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। यदि कुल मत 15,200 हों तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मत जो हैं प्राप्त हुए हैं? इसको देखिए 5,814 मिला। 98, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो भैया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 219 आ जाएगा, ठीक है। 99 नंबर देखिएगा, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, ठीक है। कौन आएगा इसके जगह पे? तो इसके जगह पे भैया आ जाएगा 30 नंबर, ठीक है। चलिए, आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 4 से। एक समबाहु का प्रत्येक भुजा कोण 40 डिग्री का है और यह बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए कुल 9 हो जाएगी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए एंड काइंडली लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।